अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने पढ़ना है टॉपिक 11.3 डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स कि हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को आपस में किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं। वैसे उसके लिए काफ़ी सारे टेस्ट हैं हमारे पास, लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो लोकस टेस्ट। लोकस टेस्ट बेसिकली होवर्ड लोकस ने 1930 के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम ये टेस्ट इस्तेमाल किया था। टेस्ट काम क्या करता है? आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश करता है डिफरेंट अल्कोहल्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया टेस्ट ट्यूब ए के अंदर एक अल्कोहल, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर एक अल्कोहल और एक टेस्ट ट्यूब सी के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि इसमें से प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शियरी कौन सा है। अब मैंने क्या किया, मैंने लगाया लोकस टेस्ट कि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको लोकस रीएजेंट लेना पड़ता है। लोकस रीएजेंट बेसिकली एक ऐसा केमिकल था, एक ऐसा रीएजेंट था जिसको लोकस होवर्ड लोकस ने डिज़ाइन किया था आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश करने के लिए। और ये लोकस रीएजेंट बेसिकली सोल्यूशन होता है एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl का। अब हमारे पास ZnCl2 ये आपके पास पाउडर फॉर्म में एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस ZnCl2 ये आपके पास रहा, HCl आपके पास ये चीज़ रही। और ये सोल्यूशन जब हम क्या करेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl का सोल्यूशन बनाएंगे तो आपके पास ये लोकस रीएजेंट बन जाएगा। ये रहा आपके पास लोकस रीएजेंट। अब क्या करते हैं, आप देखते हैं प्रोसीजर कि हम कैसे जो है लोकस रीएजेंट को लोकस टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट टेक टेस्ट ट्यूब सी। ये ऊपर मैंने जो आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिखाई वो मैंने पहले मार्क कर रखी थी, टेस्ट ट्यूब ए बी और सी से। ये आपको दोबारा दिखा देता हूँ, टेस्ट ट्यूब ए है, बी है और सी है। तो क्या करेंगे, मैं इसको अब 1 बाय 1 टेस्ट ट्यूब को लेने के बाद क्या करूँगा, कुछ टेस्ट परफॉर्म करूँगा, कुछ इंडिकेटर्स देखूंगा। उसके बाद फैसला करेंगे हम लोग कि टर्शियरी कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। तो प्रोसीजर में क्या करेंगे, पहले हम लेंगे टेस्ट ट्यूब सी और उसके अंदर जो है चंद ड्रॉप्स रिएजेंट ऐड करेंगे। आपकी मर्जी, आप टेस्ट ट्यूब ए पहले लें, बी पहले लें या सी, ये तो जस्ट टेस्ट ही करने हैं। तुम्हारे पास क्या होगा, पहले मैं ले लेता हूँ टेस्ट ट्यूब सी, उसके अंदर चंद ड्रॉप जो है वो लोकस रिएजेंट के ऐड कर देता हूँ। चंद ड्रॉप लोकस रिएजेंट के ऐड करने के बाद अगर फौरन से ये इमीडिएटली टर्बिड या ऑयली लेयर बन जाए। अब यहाँ पे याद रखना है कि आपके पास ये जो टर्बिड या ऑयली लेयर है ये सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी तीनों के अंदर बनेगी। सिर्फ फ़र्क आएगा इस टाइम का कि वो फ़ौरन बनती है कुछ टाइम के बाद या कैसे बनती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर वो इमीडिएटली बन, जैसे हमारे पास ये एक अल्कोहल है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, चंद ड्रॉप लोकस रिएजेंट के ऐड किए तो हमारे पास क्या बन गया, जो एक टर्बिड सी सरफेस बन गई, एक टर्बिड सी लेयर बन गई। अगर ये फौरन बन जाए तो हमारे पास कौन से अल्कोहल्स होते हैं, टर्शियरी, उनका रिएक्शन हमारे पास जो है वो मौजूद है कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ZnCl2 और HCl की मौजूदगी में। ZnCl2 और HCl बेसिकली आपके पास क्या है, लोकस रिएजेंट्स हैं। मौजूदगी में टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये यहाँ पे क्या हुआ, CO बॉन्ड रिएक्शन हुआ, CO बॉन्ड क्लीवेज हुई। ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ा है कि हमारे पास 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक CO बॉन्ड क्लीवेज होती है और एक OH बॉन्ड क्लीवेज होती है। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, अब टेस्ट ट्यूब बी। अब क्या लेना है, अब लेना है टेस्ट ट्यूब बी और उसके अंदर चंद कतरे जो है वो लोकस रिएजेंट के ऐड करने हैं। और अगर टर्बिड या ऑयली लेयर फॉर्म आफ्टर 5 to 10 मिनट्स कि इसके अंदर भी टेस्ट ट्यूब बी के अंदर भी क्या होगी, आपके पास टर्बिड या ऑयली लेयर बनेगी। फ़र्क किस चीज़ का होगा, 5 से 10 मिनट का। अब यहाँ पे देखें तो क्या हुई थी, इमीडिएटली हुई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 से 10 मिनट लिए। अगर वो 5 से 10 मिनट ले और आपको 5 से 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़े टर्बिड या ऑयली लेयर देखने के लिए, तो वो अल्कोहल्स होंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स। सिमिलर रिएक्शन आपके पास कि CO बॉन्ड क्लीवेज, OH रिप्लेस होगा Cl से। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है तमाम टेस्ट के अंदर वो टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्बिड और ऑयली लेयर। अब जब थर्ड लेंगे, इन द एंड टेक टेस्ट ट्यूब ए, हमने क्या किया, सी में इमीडिएटली, बी में 5-10 मिनट के बाद, और अब लेंगे टेस्ट ट्यूब ए। उसके अंदर वैसे ही चंद लोकस के रिएजेंट ड्रॉप ऐड करेंगे। अगर टर्बिड या ऑयल लेयर वैसे फॉर्म ना हो कि नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि पहले दोनों जो थे आपके पास वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर फॉर्म हुए थे। अगर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर फॉर्म ना हो ऑयली या टर्बिड लेयर, तो अब क्या कर लो, उसको हीट कर लो, हीट करो टेस्ट ट्यूब को, और उसके बाद अगर बन जाए, मीन टू से कि आपके पास अगर इमीडिएटली बन जाए तो टर्शियरी, अगर 5-10 मिनट के बाद बने तो आपके पास सेकेंडरी, और अगर ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ना बने
और आपको वो क्या करना पड़े, टेस्ट ट्यूब को हीट करना पड़ जाए, तो अब क्या बन जाएगा, उस वक्त अल्कोहल्स होंगे हमारे पास प्राइमरी। ये देखिए हमने रिएक्शन में भी लिखा वार्म कि अब इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। अब हमारे पास एक और चीज़ है, डिफरेंस बिटवीन एथेनॉल एंड मेथनॉल। जैसे आप कहें कि आप लैब में होते हैं, आपके पास दो लैब अटेंडेंट आपको अल्कोहल्स देता है, कहता है कि आप खुद डिफरेंशिएट करो कौन सा एथेनॉल है और कौन सा मेथनॉल है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे आयोडोफार्म टेस्ट। आयोडोफार्म बेसिकली होती क्या चीज़ है, CHI3 जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोडोफार्म। तो इथेनॉल क्या करता है, इथेनॉल गिव आयोडोफार्म विद आयोडीन, कि हमारे पास जब एथेनॉल होगा उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोडोफार्म बन जाएगा। और इसका हमें कैसे पता चलेगा कि आयोडोफार्म बना है या नहीं, तो उसका इंडिकेटर है येलो PPT। हमारे पास जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, PPT फॉर प्रेसिपिटेट्स, येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। जैसे हमारे पास ये रहा, एक आपके पास फिगर मौजूद है कि जब हमने क्या किया, एथेनॉल के अंदर आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किए, तो हमारे पास ऐसे येलो PPT, ऐसे येलो प्रेसिपिटेट बन गए। ये येलो प्रेसिपिटेट बेसिकली आपके पास क्या है, आयोडोफार्म है। तो मतलब ये कि अगर आप दोनों अल्कोहल लेते हैं जो आपके पास मौजूद हैं, आप एक के अंदर आयोडीन डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, अगर वो प्रेसिपिटेट येलो कलर के दे कि उसके अंदर येलो प्रेसिपिटेट बन जाएं, तो आपने कह देना है कि वो हमारे पास क्या होता है, इथेनॉल होता है। और दूसरे के अंदर जब आप क्या करें, मेथनॉल डज नॉट फॉर्म आयोडोफार्म रिएक्शन, कि आपके पास जो मेथनॉल होगा वो आयोडोफार्म नहीं बनाएगा, मतलब आपके पास नो येलो PPT, बल्कि ये सोल्यूशन, ये जो बीकर टेस्ट ट्यूब है ये क्लियर रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, येलो कलर दरमियान में नहीं आएगा। अगर येलो कलर आ जाए तो वो आपने बोलना है वो आपके पास इथेनॉल है, और अगर येलो कलर ना आए तो हमको बोलेंगे उसको कि हमारे पास ये मेथनॉल है। मेथनॉल डज नॉट फॉर्म आयोडोफार्म, या आप कह लें मेथनॉल डज नॉट गिव आयोडोफार्म टेस्ट। और उसका इंडिकेटर कैसे होता है कि नो येलो PPT, CH3OH प्लस I2 प्लस NaOH, कि आयोडीन भी ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, लेकिन कोई येलो PPT नहीं बनी, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन रहा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर येलो PPT बने तो इथेनॉल, अगर ना बने तो हमारे पास मेथनॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, देखते हैं हमारे पास टॉपिक 11.4 यूजेस ऑफ अल्कोहल्स, कि यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑयल पेंट्स एंड वार्निशेस, कि हमारे पास ऑयल पेंट्स और वार्निशेस के अंदर क्या होता है, एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हम करते हैं। अब पेंट्स और वार्निशेस एक इंपॉर्टेंट जो है, लास्ट टाइम भी आपने क्वेश्चन ये रेज किया था कि हमारे पास पेंट और वार्निश में क्या फ़र्क है। बेसिकली आपके पास पेंट नॉर्मली जिस तरह हमारे पास डिफरेंट कलर्स के अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, जो पेंट्स हम दीवारों घरों और मुख्तलिफ चीज़ों मटीरियल्स के ऊपर पेंट करते हैं, वो पेंट नॉर्मल जो होता है। अब वार्निशेस भी एक किस्म का आप कह सकते हैं पेंट है, लेकिन ये पेंट ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट ऐसे कि जैसे हमारे पास अब रेड ब्लू ग्रीन कोई भी पेंट है, तो हम किसी भी सरफेस के ऊपर पेंट करते हैं तो हमें नीचे सरफेस के फीचर्स नज़र नहीं आते। लेकिन अगर हम वार्निशेस करेंगे किसी भी सरफेस, स्पेशली ये लकड़ी के ऊपर इस्तेमाल होता है, जब फर्नीचर बनाया जाता है तो अक्सर फर्नीचर के ऊपर जो है वार्निश किया जाता है। वार्निश मीन्स के हमारे पास ऊपर से एक जो है वो आप कह लें पेंट नुमा वार्निश ऊपर जो है वो किया जाता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके नीचे से जो है लकड़ी के फीचर्स नज़र आते हैं। तो मुख्तसर यूँ कि एक पेंट जो है नॉर्मल जिस तरीके से आपके पास डिफरेंट कलर्स के अंदर मौजूद होते हैं, और जब सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास नीचे सरफेस के फीचर्स हमें नज़र नहीं आते। दूसरी चीज़ हमारे पास है वार्निशेस भी एक किस्म के पिगमेंट्स ही हैं, लेकिन वो पिगमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट पिगमेंट्स होते हैं। अब ट्रांसपेरेंट पिगमेंट्स क्या होंगे कि हम किसी भी सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, स्पेशली जैसे हमारे पास लकड़ी के ऊपर फर्नीचर के ऊपर हम वार्निशेस अप्लाई करेंगे तो नीचे लकड़ी के फीचर्स हमें नज़र आएंगे, लकड़ी की सरफेस, उसकी जो फीचर्स, उसकी जो शेप, नीचे जो सारी चीज़ें वो अपीयर होंगी। देन हमारे पास जो सेकेंड इसका इस्तेमाल है वो एज अ एंटी फ्रीज एंड रेडिएटर्स। तो ऐसे इलाकों में जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और वहाँ पे पानी जो रेडिएटर्स जो गाड़ियों को कूलिंग के अंदर कूलिंग का काम करते हैं, पानी के बर्फ़ बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमारे पास अल्कोहल्स इस्तेमाल होते हैं एज आ एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज मीन्स कि वो पानी को बर्फ़ नहीं बनने देते, उसको फ्रीज़ नहीं होने देते रेडिएटर्स के अंदर, क्योंकि बर्फ़ अगर बन जाए रेडिएटर्स के अंदर तो फिर वो फंक्शन नहीं करेगी।
और फिर ड्रिंकिंग पर्पस में भी इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, जिस तरह हम डिफरेंट अल्कोहल्स, डिफरेंट वाइन आप कह लें, जिस तरह इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा हमारे पास फ्यूल्स कुछ कंट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो 11.5 और हमारे पास वो क्या है, फिनोल। फिनोल बेसिकली बेंजीन का या अरोमेटिक कंपाउंड्स का डेरिवेटिव है। बेंजीन हमारे पास अगर OH के अलावा हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये एक बेंजीन है, उसके साथ जो है वो OH ग्रुप अटैच है। तो क्या होगा, ये अरोमेटिक कंपाउंड्स का डेरिवेटिव है या बेंजीन का डेरिवेटिव है, जिसके अंदर एक OH ग्रुप या मुख्तलिफ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप मौजूद होते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो आपके पास ये जो ग्रीन डॉट्स, ग्रीन बीड्स हैं, ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं किसको, कार्बन को। ये जो आपके पास वाइट मौजूद हैं इर्द गिर्द, ये इंडिकेट करते हैं हाइड्रोजन को। और ये जो रेड मौजूद है ये बेसिकली इंडिकेट करता है ऑक्सीजन को। तो हमारे पास क्या है कि डिफरेंट जो चीज़ें मौजूद हैं, कि हमारे पास क्या, कार्बन, देन आपके पास जो है हाइड्रोजन वाइट, और जो रेड आपके पास ये ऑक्सीजन। अब इस फिनोल फैमिली का जो लोएस्ट मेंबर है, जो सिंपलेस्ट कह लें, जो स्टार्टिंग मेंबर है, वो हमारे पास क्या है, कार्बोलिक एसिड, जिसको हम क्या लिखते हैं, C6। ये देखिए 6 कार्बन, उसके साथ अटैच 5 हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 2 4 और 5 हाइड्रोजन, और साथ में क्या है, OH। ये देखिए O और ये H। तो हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट मेंबर, जिस फिनोल को हम क्या दूसरा नाम देते हैं, कार्बोलिक एसिड का। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या हुआ था, कोलतार से ड्राइव हुआ था। ये आपको वैसे ओरिजिन बता दूं कि हमारे पास ये जो कार्बोलिक एसिड है ये हम लोग हासिल करते हैं कोलतार से, और कोलतार जो है हम वो कोल से हासिल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। जब हम प्रिपरेशन को देखते हैं तो फिनोल्स की प्रिपरेशन में पहला जो हमारे पास मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसको डोज मेथड भी बोलते हैं। डोज मेथड बेसिकली डोज एक साइंटिस्ट का नाम था, हेनरी डोज, जिसने क्या किया था, क्लोरोबेंजीन से फिनोल को प्रिपेयर किया था। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्लोरोबेंजीन क्या, कि बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड विद क्लोरीन, कि हमारे पास ये बेंजीन और उसके ऊपर ये हमारे पास क्या मौजूद है, क्लोरीन। तो क्लोरोबेंजीन और उसके साथ ये 10% NaOH, 10% लेना है। 10% का मतलब आपके पास होगा कि आपने क्या करना है, टोटल सोल्यूशन जो NaOH का उसके अंदर सिर्फ 10, अगर लेट्स सपोज हमारे पास 100 ml टोटल सोल्यूशन है तो हमारे पास सिर्फ 10 ml NaOH के होंगे, बाकी जो हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन 10% NaOH के साथ मिलके क्या बना देगी, सोडियम फिनॉक्साइड्स। ये सोडियम फिनॉक्साइड्स, सोडियम आपके पास ये रहा जो कि हमारे पास NaOH से आएगा, और हमारे पास क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड मीन्स NaOH से, यहाँ से क्या लेना है, NaO को रिप्लेस करना है Cl से। जब रिप्लेस कर देंगे तो इसको आपको बन जाएगा आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर HCl की मौजूदगी में आप इसको मजीद आगे फर्दर कैरी करोगे तो आपके पास फिनोल बन जाएगा, और साथ में NaCl सोल्यूशन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डोज मेथड, जिसको हेनरी डोज ने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था। कहाँ से बनाया था, क्लोरोबेंजीन। क्लोरो आपके पास ये क्लोरीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। NaOH 10% NaOH की मौजूदगी में, जिससे हमारे पास पहले सोडियम फिनॉक्साइड और फिर जाके HCl की मौजूदगी में फिनोल बना था, और NaCl जो हमारे पास रिलीज हो गया था। हमारे पास सेकंड और लास्ट मेथड, और आज की हमारी लास्ट बात, कि हमारे पास फ्रॉम साल्ट ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब क्या होगा कि हमने बनाना है साल्ट ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड मींस बेंजीन, उसके ऊपर SO3 और Na, मतलब हम क्या करेंगे, SO3 सल्फोनिक और सोडियम और नीचे बेंजीन, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे। रिएक्ट करवाने के बाद जो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड जो है फिर HCl के साथ रिएक्ट के हमारे पास NaCl बन जाएगा। अगर आप गौर फरमाएं तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ये जो लास्ट स्टेप है, ये जो हमारे पास ये वाला स्टेप, ये यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़, और यहाँ पे ये और ये बिल्कुल कॉमन है। फ़र्क क्या है, ये पीछे वाले स्टेप का फ़र्क है। अब यहाँ से स्टार्ट किससे लेना है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस NaOH,
और क्या बनेगा हमारे पास सोडियम फेनोक्साइड, और यहाँ से क्लोरोबेंजीन से सोडियम फेनोक्साइड बना था। इस तरीके से क्या होगा कि दो हमारे पास सिर्फ प्रिपरेशन है फिनोल्स की। अगर मजीद रिएक्शंस कोई भी क्वेश्चंस कोई भी चीज़ जो आपको अभी समझ ना आई हुई हो तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके आप आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपने ये रिएक्शंस के बारे में अगर कुछ भी डाउट है तो आप बुक से वैसे कंफर्म कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि वही बुक वाले, ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम ना हो।